गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल अमेजिंग फैक्ट ऑफ जेड विद सॉल्यूशन। साथियों, आज हम उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग किडनी का तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं और हम इस लेक्चर में किडनी से संबंधित जो भी उत्सर्जित पदार्थ हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे और बहुत इजी वे में इसे हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट आपको मैंने बताया है कि 24 घंटे में मनुष्य के द्वारा 24 घंटे में मनुष्य के द्वारा मूत्र का कितना उत्सर्जन होता है। तो याद रखिए 1.5 से 2 लीटर 1.5 से 2 लीटर मूत्र का उत्सर्जन होता है। अब हम दूसरे पॉइंट पर अगर हम बात करें, इसी में कौन सा हार्मोन एंटी डायरेटिक हार्मोन कहलाता है। तो देखिए, एक हार्मोन का नाम आता है जिसे बोला जाता है वेसोप्रोसिन, जिसे बोला जाता है वेसोप्रोसिन। अब देखिए, ये वेसोप्रोसिन स्रावित कहाँ से होता है। तो ये एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। एड्रीनल ग्रंथि, या जिसे आप अधिवृक्क ग्रंथि बोल सकते हो। तो 1.5 से 2 लीटर 24 घंटे में मनुष्य के द्वारा मूत्र का उत्सर्जन होता है और वेसोप्रोसिन नामक हार्मोन इसे क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है, जो कहाँ से स्रावित होता है, जो एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। अब कल जब आप क्लास ले रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि किडनी के ऊपर भाग पर या ऊपरी भाग पर एक ग्रंथि स्थित होती है जिसे आप अधिवृक्क या एड्रीनल बोलते हैं। तो ये चीज हमारी यहाँ से समझ में आ गई, क्लियर हो गई, ठीक है। तो अभी अगर कोई पूछ लेता है कि मनुष्य 24 घंटे में कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है, तो 1.5 लीटर या 2 लीटर, ठीक है। अब दूसरी चीज आपको याद रखना है, कौन से हार्मोन के द्वारा मूत्र को नियंत्रित किया जाता है, वेसोप्रोसिन के द्वारा। तो वेसोप्रोसिन कहाँ से स्रावित होता है, एड्रिनल के द्वारा। अब आपको यह भी मालूम, एड्रिनल ग्रंथि कौन से अंग पर स्थित होती है, किडनी के ऊपर। बस इतना छोटे छोटे पॉइंट पे आपको कवर कर लेते हैं, यानी किडनी के ये ऊपरी भाग पर स्थित होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे मानव मूत्र के पीला होने का कारण। देखिए, मानव मूत्र के पीला होने का कारण, तो पीला होने का कारण है यूरोक्रोम। मानव मूत्र का जो रंग है वो पीला होता है और किसकी वजह से पीला होता है, तो एक वर्णक पाया जाता है जिसे आप बोलते हो यूरोक्रोम। अब देखिए, एक वर्णक की अगर हम बात करें तो एक वर्णक होता है हमारा मिलेनिन, एक वर्णक मिलेनिन होता है। और अगर हम दूसरे की बात करें तो एक होता है वर्णक हीम। अब देखिए, एक यूरोक्रोम हो गया, दूसरा मिलेनिन हो गया, हीम हो गया, और देख लीजिए एक आता है बिलिरुबिन, एक हो गया बिलिरुबिन। और दूसरा अगर हम बात करें तो एक होता है बिलीवर्डिन। क्या होता है, बिलीवर्डिन। देखिए, ये सब रंजक है। यूरोक्रोम मानव मूत्र को क्या करता है, पीला कर देता है। मिलेनिन हमारी त्वचा के रंग को निर्धारित करता है, मिलेनिन हमारे त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। हीम रंजक मनुष्य के रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। बिलिरुबिन मृत आरबीसी से निर्मित होता है, जिसकी अधिकता के कारण आपको जॉन्डिस नामक विकार हो जाता है, बीमारी हो जाती है। और आप सभी को मालूम होगा कि जॉन्डिस का पहला जो हम कह सकते हैं लक्षण है या सिम्टम है, तो वो ये है कि वो शरीर को धीरे धीरे पीला रंग प्रदान करने लगता है, यानी इसकी अधिकता हो जाती है। अब देखिए, कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है कि जॉन्डिस कौन से अंग को प्रभावित करती है, तो वो यकृत को प्रभावित करती है। तो बिलिरुबिन कैसा रंग प्रदान करता है, बिलिरुबिन पीला रंग प्रदान करता है। तो देखिए, एक हमारा ये भी काम हो गया, ठीक है। और तीसरी बात पे हम बात करते हैं बिलीवर्डिन। तो देखिए, बिलीवर्डिन कैसा रंग प्रदान करता है, तो ये आपको हरा रंग प्रदान करता है। जबकि अगर हम एक और इसी में जोड़ लें तो हीमोसाइनिन ये भी वर्णक का ही कार्य करता है, लेकिन ये आर्थ्रोपोडा जगत में पाया जाता है, कार्डेटा में पाया जाता है, ठीक है। तो हीमोसाइनिन नीला रंग प्रदान करता है। अगर आप आसानी से समझ पा रहे हैं, मैं एक बार फिर से रिवीजन कर रहा हूं। मानव मूत्र के पीला होने का कारण यूरोक्रोम, मेलानिन त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। और आपको मालूम होगा मनुष्य का नेत्र या उसका जो भाग आइरिस है, ये रंग बदलने के
नाम कारण भी जाना जाता है। तो मनुष्य की आंख का कौन सा भाग रंग बदलता है? तो आइरिस रंग बदलता है। तो मेलानिन से हमारा ये पॉइंट क्लियर होता है। हीम सभी को मालूम है, आरबीसी यानी रंजक प्रदान करता है, लाल रंग। बिलीरुबिन है ये पीला रंग प्रदान करता है, जबकि बिलीवर्डिन हरा रंग प्रदान करता है और हीमोसाइनिन नीला रंग प्रदान करता है। उम्मीद करता हूं शायद ये पॉइंट आपको समझ आया होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मूत्र के साथ उत्सर्जित होने वाली विटामिन। तो देखिए, मूत्र के साथ में विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन सी यानी सी। अगर हम सी को देखें तो सी का हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि ये घाव भरने में भी सहायक है, और दूसरी चीज हमने आपको ये भी बताया था कि ये प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडीज के निर्माण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हम कह सकते हैं एंटीबॉडीज के निर्माण में कौन सी विटामिन इंपॉर्टेंट है? तो वो विटामिन सी। अब दूसरी, घाव भरने में सहायक विटामिन सी। अब देखिए, अंतिम अगर हम पॉइंट करें तो सब्जियों को उबालने से या धोने से नष्ट होने वाली विटामिन कौन सी है? तो वो विटामिन हो जाती है सी। अब अगर हम चौथी बात करें, देखिए विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आंवला में। किसमें पाई जाती है? आंवला में। ठीक है। अब हम विटामिन सी की कमी से होने वाले अगर रोग की बात करें तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे हम स्कर्वी बोलते हैं। अगर हम स्कर्वी के प्रभावित अंग की बात करें तो वो मसूड़े होते हैं जिसमें लगातार रक्तस्राव होने लगता है। अब हम विटामिन सी के एक स्वरूप को और पढ़ लेते हैं। कई बार आपसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि मूत्र के साथ उत्सर्जित होने वाली विटामिन कौन सी है? तो विटामिन सी होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो घाव भरने में सहायक है, एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक है, उबालने व धोने से नष्ट हो जाती है, आंवला में प्रचुर मात्रा में पाई जाती, कमी से इसके स्कर्वी रोग होता है। और अगर हम देखें तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एस्कार्बिक। क्या नाम है? एस्कार्बिक एसिड। तो कई बार बच्चों क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन में एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विटामिन सी में। चले, ये हमारा पॉइंट यहाँ तक कवर हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि मूत्र के साथ उत्सर्जित होने वाली विटामिन कौन सी है, तो वो विटामिन आपकी कौन सी हो जाएगी? विटामिन सी हो जाएगी। ऐसे ही कुछ उत्सर्जन तंत्र में एक शब्द आता है मकड़ी को लेकर, ग्वानिन। ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछ ले मकड़ी का मुख्य उत्सर्जन क्या है, तो वो ग्वानिन होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मनुष्य में पाया जाने वाला उत्सर्जन किस प्रकार का होता है? तो देखिए, मनुष्य में पाया जाने वाला जो उत्सर्जन होता है वो यूरिकोलेटिकल होता है। यूरिकोलेटिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया अमीनोलिटिक था, यूरिको था। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा यहां से कवर हो गया। चले, अब बात करते हैं केप्स हेंस लीड चक्र। केप्स हेंस चक्र, जो लीड चक्र में अवशोषण होता है किसका अवशोषण होता है? तो याद रखिए, यूरिया का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है? यूरिया का अवशोषण होता है। अब देखिए, दूसरी चीज अगर हम बात करें तो यूरिया की खोज किसने की? तो यूरिया की खोज के लिए एक नाम आ जाता है और उस नाम को बोला जाता है हिलेरी राउलेट। ये फ्रेंच वैज्ञानिक थे जिन्होंने यूरिया की खोज की। अब दूसरे पॉइंट पर अगर हम बात करें यूरिया के स्वरूप को, तो ध्यान रखिए, मानव मूत्र में पाए जाने वाले जीवाणु यूरिया को अमोनिया में बदल देते हैं। ठीक है, तो यूरिया को किस में बदल देते हैं? अमोनिया में बदल देते हैं, जिसके कारण मानव मूत्र में तीक्ष्ण गंध आती है। तो ये हमारा यहाँ से पॉइंट कवर हो गया। तो मनुष्य में पाया जाने वाला उत्सर्जन भी हो गया, और जो अवशोषण, तो केप्स हेंसलीट चक्र में अवशोषण किसका होता है? तो वो होता है यूरिया का। किसका होता है? यूरिया का। ये पॉइंट हमारे यहाँ से कवर हो गया। अब हम बात करेंगे प्रथम गुर्दा ट्रांसप्लांट जो हुआ, ये कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। ये देखिए, हमारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम गुर्दा जो ट्रांसप्लांट हुआ था, ये कब हुआ था? 1954 में हुआ था। अब देखिए, क्वेश्चन फिर हम नीचे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मूत्र में तीक्ष्ण गंध का कारण क्या है? तो मूत्र में तीक्ष्ण गंध का कारण है अमोनिया। क्या कारण है?
अमोनिया। क्लियर? तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, हमारी अमोनिया विषाक्त होता है। और कई बार ये क्वेश्चन घुमाकर भी पूछा गया है कि मानव शरीर का सबसे विषाक्त तत्व कौन सा है, तो मानव शरीर में सबसे विषाक्त तत्व होता है अमोनिया। ठीक, अब देखिए वृक्क में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है, कौन सा है? यूरिक एसिड। कौन सा है सर? यूरिक एसिड। ये चीज आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है कि वृक्क में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है, तो वो होता है यूरिक एसिड। अपोहन या डायलिसिस का संबंध, बहुत उपचार के रूप में हम इसको देख सकते हैं, अपोहन या डायलिसिस का संबंध। कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा किडनी के खराब हो जाने पर कृत्रिम रूप से रक्त का शुद्धिकरण कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, तो ये चीज हमारी यहाँ क्लियर कर देती है। तो अपोहन या डायलिसिस यानी हम कह सकते हैं कृत्रिम रूप से जब रक्त को छाना जाता है या साफ किया जाता है तो उसे हम डायलिसिस या अपोहन बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं कि डायलिसिस से संबंधित या डायलिसिस नामक उपचार कौन से अंग के क्षतिग्रस्त हो जाने पर किया जाता है, तो किडनी के क्षतिग्रस्त हो जाने पर अपोहन या डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। किडनी से आपको एक पॉइंट मैं और बता दूं, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है गुर्दा में पथरी पड़ने का कारण क्या है, गुर्दा में पथरी पड़ने का कारण क्या है, तो याद रखिए बेटा जी, गुर्दा में पथरी पड़ने का कारण होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट। गुर्दा में पथरी पड़ने का कारण होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट। अब देखिए कैल्शियम ऑक्जिलेट की अधिकता से, कैल्शियम ऑक्जिलेट की अधिकता से पथरी पड़ जाती है। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है और पथरी से संबंधित चीजें आप लोगों ने कई बार पढ़ रखी होंगी। अब देखिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट आपको और बताया था कि जो हमारी किडनी है इसकी कार्यात्मक इकाई कौन सी है, तो बच्चों आपका जवाब था, आपने पिछली क्लास में बहुत कायदे से इसको पढ़ा था, तो आपने जवाब दिया था नेफ्रॉन। याद रखिएगा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इसकी कार्यात्मक इकाई है। अब नेफ्रॉन और नेफ्रो, देखिए दो चीजें आपको याद रखना है, एक तो आप याद रखेंगे नेफ्रॉन, ये हमारा हो गया नेफ्रॉन, और इसी के साथ में दूसरा आपको याद रखना है नेफ्रोलॉजी। क्या याद रखना है? नेफ्रोलॉजी। और इसी के साथ में आपको याद रखना है नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस ध्यान रखिए। ठीक है, तो नेफ्रॉन, नेफ्रोलॉजी और नेफ्राइटिस। अब ये नेफ्राइटिस होता क्या है, तो नेफ्राइटिस एक प्रकार का विकार होता है जिसमें क्या होता है, मूत्र रुक रुक कर आना शुरू कर देता है और ये जो वृक्क का स्थान होता है, वृक्क के स्थान के थोड़ा सा नीचे कमर दर्द की स्थिति बनी रहती है। तो नेफ्राइटिस कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो किडनी को प्रभावित करता है। नेफ्रोलॉजी में क्या किया जाता है, वृक्क का अध्ययन किया जाता है। नेफ्रॉन किसकी कार्यात्मक इकाई है, तो किडनी की कार्यात्मक इकाई है। आगे चलते हैं। मूत्र में यूरिया का प्रतिशत, पहले आप इसका जवाब लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर आप छोड़ देंगे इसको, वृक्क या किडनी ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, अपोहन या डायलिसिस का संबंध वृक्क या किडनी से। मूत्र में यूरिया का प्रतिशत कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मूत्र में यूरिया का जो प्रतिशत होता है वो 2% होता है। कितना होता है? 2% होता है। ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। देखिए 1% यहां से पूछ लिया गया, दूसरा प्रतिशत आपको याद होगा कि आपसे पूछ लिया जाता है यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 46%। आप लोग देखते हैं किसान भाई जो भी हमारे खेत में यूरिया डालने के लिए लाते हैं तो उसमें आपको मिल जाता है क्या, उसमें लिखा मिल जाता है नाइट्रोजन 46% होता है। क्लियर? और दूसरा पॉइंट हम नोट करेंगे तो देखिए यहां पर लिखा गया है मूत्र का पीएच मान, मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो सर आपको अच्छे से याद रखना जो हमारा मूत्र है इसका पीएच मान 4.2 या 4.3 होता है। अब आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि जब हम पीएच वैल्यू पर 7 से कम किसी तत्व को पाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो अम्लीय हो जाता है, और अगर वो 7 होता है तो वो उदासीन होता है, और अगर हम देखें कि वो 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय हो जाता है। तो आज आप किडनी से संबंधित सभी पॉइंट कवर कर चुके हैं, एक एक लाइन में हम इनको केवल देखना चाहेंगे। तो मनुष्य के द्वारा जो उत्सर्जन 24 घंटे में मूत्र होता है
वो 1.5 लीटर होता है। मानव मूत्र में पीला होने का कारण जो है वो यूरोक्रोम है, और मूत्र के साथ उत्सर्जित होने वाली जो विटामिन है वो विटामिन सी है। मानव मूत्र में पाया जाने वाला जो उत्सर्जन है यूरिकोलाइटिक होता है। केप्स हेंसली चक्र में अवशोषण होता है यूरिया का। प्रथम गुर्दा 1954 में ट्रांसप्लेट किया गया था। मूत्र में तीक्ष्ण गंध का कारण है अमोनिया, और वृक्क में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है यूरिक एसिड। अपोहन व डायलिसिस का संबंध है वृक्क या किडनी से। मूत्र में यूरिया का प्रतिशत होता है 2%। मूत्र का पीएच मान होता है 4.2 और 4.3। थैंक यू।